गुड इवनिंग बच्चों। मैं आपके सामने आज सीएमए इंटर दिसंबर 2020 का जो टैक्सेशन का पेपर था, डायरेक्ट टैक्सेशन का, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और फर्दर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सचिन मेरा क्लासेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सचिन मेरा क्लासेस पिछले 22 सालों से सी एन सी एम ए की क्लासेस रन कर रही है और 200 प्लस AIR पिछले 22 सालों में दे चुके हैं। और पिछले 4 सालों में CMA के अंदर 50 रैंक्स देने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट है सचिन मेरा। जून 23 में इस इंस्टीट्यूट ने 14 AIR टोटल यहाँ दी है, जिसमें से CMA इंटर में 8 और CMA फाइनल के अंदर 6 AIR दी है यहाँ के अंदर। तो चलिए बच्चों, आपका समय ज़्यादा वेस्ट करने की बजाय मैं सीधा बढ़ता हूँ और आइए अपन पेपर सॉल्व करते हैं। दिसंबर 2023 टैक्सेशन पेपर। सबसे पहले डॉक्टर रॉय एक फिजिशियन है, चेन्नई के अंदर फिजिशियन है और वो प्रोफेशनल है। उसकी टोटल इनकम 48,40,000 है। तो इस केस के अंदर वो प्रेजेंटिव स्कीम पे जाना चाहता है, तो बताओ उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी। तो आपको पता है, जब आप प्रेजेंटिव स्कीम पे जाना चाहते हो तो सेक्शन 44 ADA लगेगा और इसका 50% प्रेजेंटिव इनकम होगी। तो आंसर आएगा 24,20,000। ऑन द ओकेजन ऑफ इस बर्थडे संजय को कैश गिफ्ट मिला है 60,000 का अपने रिलेटिव से और 1,10,000 मिला है फ्रेंड से। तो बताओ, जो फ्रेंड से गिफ्ट मिलेगा वो इनकम होगी और जो रिलेटिव से मिलेगा वो इनकम नहीं होगी। तो उसका आंसर होगा 1,10,000। 194I में एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF, बताओ TDS काटने के लिए लाइबल होता है अगर वो आप किसी को रेंट पे करते हो। कितना अमाउंट अगर हो, 2,40,000 से ज़्यादा होगा तो आप TDS काटने के लिए क्या होंगे, लाइबल होंगे। तो इसका आंसर होगा डी आंसर होगा। इसके अलावा द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80T CCC और CCD इनकम टैक्स एक्ट अदर देन डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1B, इन दोनों को छोड़ दो तो एज पर सेक्शन 80CC वो 1.5 लाख से ज़्यादा अलाउड नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर 1.5 लाख रुपए है। माधव एक रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, उसके फादर डिपेंडेंट है उस पर और 90% डिसेबल है और उसने 85,000 अपने फादर के इलाज पे खर्च किए हैं। तो बताइए 80DD के अंदर अगर 80% से ज़्यादा डिसेबल होता है तो उस केस के अंदर बच्चों आपको 1,25,000 का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। इसका आंसर होगा सी आंसर होगा। बताओ विच ऑफ द इनकम इज द एग्रीकल्चर इनकम, कौन सी इनकम एग्रीकल्चर है। बच्चों अगर आपको एग्रीकल्चर कंपनी से डिविडेंड मिला तो वो एग्रीकल्चर नहीं है। इंटरेस्ट मिला वो भी एग्रीकल्चर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन मनी लेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम फॉर्म इंगेज इन द एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एक अगर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को, एक पार्टनरशिप फर्म जो एग्रीकल्चर बिजनेस में इंगेज है उसके पार्टनर को अगर सैलरी और इंटरेस्ट मिलता है तो बच्चों वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो इसका आंसर होगा डी होगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन ऑफ पार्टनर ऑफ ए फर्म इज अलाउड 40B में, बताओ कितना अलाउड होगा। इसके अंदर बच्चों 12% पर एनम और जितना डीड में मेंशन है दोनों में से जो लोअर है वो अलाउड होगा। इसका करेक्ट आंसर बच्चों सी होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। GST लॉ के अंदर जब आप गुड डिस्पैच कर रहे हैं अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और डिस्टेंस 290 किलोमीटर की है, बताइए ई विल कितने दिन तक वैलिड रहता है। आप 290 को डिवाइड कर दो 200 से, तो बच्चों एक दिन से ऊपर आ रहा है तो 2 डेज के लिए वैलिड रहेगा। GST काउंसिल में कोई भी अगर डिसीजन ले जाते हैं तो मेजोरिटी चाहिए होती है, आपको पता है 1/3 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है और 2/3 स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो टोटल होता है 3/4। बताओ 3/4 मेजोरिटी के बिना आप कोई भी डिसीजन GST काउंसिल में पास नहीं कर पाओगे। ए एंड कंपनी एक फर्म है जो डिजॉल्व हो गई और उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ कैंसिल हो गया। बताओ आपको फाइनल रिटर्न भरना पड़ता है, बताइए फाइनल रिटर्न भरने की डेट क्या होगी, 3 महीने। तो बताइए 30/11/22 फाइनल रिटर्न भरने की क्या होगी, डेट होगी। जगत एंड कंपनी एक मैन्युफैक्चरर है फुटवियर का, GST लॉ में रजिस्टर्ड है और वो QRMP स्कीम में जाना चाहता है। बताओ QRMP स्कीम में जाने की लिमिट क्या है बच्चों, 5 करोड़ रुपए लिमिट होती है, वही जा सकता है। बच्चों अगर आप सर्विस के सप्लायर हो, और आप बैंकिंग कंपनी हो, तो बताइए बैंकिंग कंपनी को इनवॉइस कितने दिन के अंदर इशू करनी होती है, 45 डेज। नॉर्मल आदमी के लिए 30 दिन होता है, बैंकिंग कंपनी के लिए 45 डेज होता है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है IGST की, बताओ वो सबसे पहले किससे एडजस्ट होगी, पहले वो आउटपुट IGST से एडजस्ट होगी, फिर CGST SGST से किसी भी मैनर में किसी भी चॉइस में होगी। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा।
Lakshman and Company Hyderabad is engaged in the supply of both goods and service which are liable for GST. What is the threshold limit up to the which is not liable for register under GST law? बताओ सर्विस के सप्लायर में आपकी कुंडली में सर्विस का दोष आ गया तो और आप हैदराबाद मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा में नहीं हो तो बताओ लिमिट क्या होगी 20 लाख रुपए यहाँ पे लिमिट होगी सर्विस के सप्लायर के लिए। अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया बताओ क्या माना जाता है 12 नॉटिकल माइल्स पे टेरिटोरियल वाटर 24 पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पे आएगा 200 नॉटिकल माइल्स। तो बच्चों आई होप आपके 15 में से एटलीस्ट क्योंकि अपन ने ये सारे एमसीक्यू डिस्कस किए क्लास के अंदर और आपको ध्यान है कि मैंने पेपर से पहले कुछ दिन पहले आपको बहुत सारे एमसीक्यू भेजे थे और उनको सॉल्व किए थे सारा पेपर उसमें से है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी प्रकार की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है एक सेकेंड बच्चों। ठीक है चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी आपको किसी भी 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है 7 में से और ईच क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। इसकी एज 48 ईयर्स है और उसको फॉलोइंग इनकम हुई है। आरओआर तो कितने पे टैक्स देगा, आरएनओआर तो कितने पे टैक्स देगा और एनआरआई तो कितने पे टैक्स देगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं आरओआर, दूसरा ले रहे हैं आरएनओआर, तीसरा ले रहे हैं एनआरआई। बच्चों आपको पता है एज पर सेक्शन 5 आरओआर ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है। आरएनओआर के लिए कंट्रोल देखते हैं, अगर कंट्रोल इंडिया में तो ग्लोबल पे देगा, अगर कंट्रोल इंडिया में नहीं है तो जितना अक्रूड या रिसीव इंडिया में हुआ है उस पर देगा और अगर एनआरआई के केस में जितना अक्रूड रिसीव इंडिया में उस पर टैक्स देगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट इन लंदन क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट इन सिंगापुर। अक्रूड भी बाहर है और रिसीव भी बाहर है, कंट्रोल भी बाहर है, इस केस में आरओआर टैक्स देगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें 30% लेस नहीं हो रखा क्योंकि प्रॉपर्टी से रेंट है तो अगर हम 30% लेस कर देंगे एजम्पशन लिख के आएंगे हम तो बताओ 2,10,000 रुपये यहाँ आएगा और नहीं लाएगा। तो अगर आप ये मानते हो कि 30% के बाद पहले की बाद की वैल्यू है तो यहाँ 3 लाख ही आएगा। सैलरी इनकम इन सिंगापुर अक्रूड बाहर क्रेडिटेड टू द बैंक इन चेन्नई रिसीव इंडिया में। अगर अक्रूड या रिसीव में से एक भी चीज़ इंडिया में हो जाती है तो आपको पता है सारे लोग टैक्स देते हैं। आरओआर तो वैसे भी देगा, आरएनओआर भी देगा और बच्चों एनआरआई भी देगा। ओके सर। बैंक इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई मतलब बैंक इंटरेस्ट मिला है फिक्स डिपॉजिट एसबीआई चेन्नई के अंदर है, मतलब रिसीव अक्रूड कहाँ हो रहा है इंडिया में। आपका स्टेटस कुछ भी हो अगर अक्रूड या रिसीव इंडिया में हो जाता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है हमेशा अक्रूड इंडिया में मानते हैं और जब अक्रूड इंडिया में है तो आपका स्टेटस कुछ भी हो टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है और अक्रूड कहाँ है बाहर है। अगर इंडियन कंपनी इंटरेस्ट देगी तो अक्रूड इंडिया में मानेंगे और बताओ आपका स्टेटस कुछ भी हो आपको टैक्स देना पड़ेगा। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम यूनाइटेड कंपनी से हो रहा है, यूएसए की कंपनी से हो रहा है और वहीं रिक्रीज हो रहा है तो अक्रूड भी बाहर और रिसीव भी बाहर। तो बताइए उस केस में केवल कौन टैक्स देगा, आरओआर टैक्स देगा, ये टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इनका आपको टोटल भी लगाना पड़ेगा और साथ में आपको वर्किंग लोड भी देना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग लोड नहीं देंगे तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। कई बच्चे टोटल नहीं लगाते, आपको टोटल भी लगाना पड़ेगा। ठीक है चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सैलरी से आया, साहिल है, 40 साल की एज है, रेगुलर एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है। यहाँ पे दिया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सैलरी इनकम और इन द हैंड्स ऑफ दिस मिस्टर साहिल डज नॉट ऑप्ट फॉर टैक्सेशन 115 बीएसी। आइए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी यहाँ पे आ जाएगी आपकी 3 लाख बेसिक सैलरी आ जाएगी। ओके। एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन, तो एजुकेशन अलाउंस कितना मिला 36,000 मान रहे दोनों चिल्ड्रन का टोटल मिला के है और 100 रुपये पर मंथ मैक्सिमम 2 चाइल्ड की एग्जेम्पशन मिलती है
तो 2400 रुपये की यहाँ क्या मिल जाएगी एग्जेम्पशन, तो 33,600 यहाँ पे आ जाएगा। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस 100% क्या होगा टैक्सेबल होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस 100% क्या होगा टैक्सेबल होगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं तो किसी प्रकार की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी ऑफ साइल और फैमिली मेम्बर्स, जो गवर्नमेंट द्वारा मतलब एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल होता है, तो बताइए वो फैसिलिटी क्या होगी सर एग्जेम्प्ट होगी। ओके। फ्री मील्स, आपको ऑफिस आवर्स में फ्री आवर्स मिला है और ये रिमोट एरिया नहीं है, तो बताओ फूड फैसिलिटी आपको जो मिली है वहाँ पे 24,000 की आपको फूड फैसिलिटी मिली है और 50 रुपये पर डे पर मील और 300 दिन के लिए दिया गया है। इतने की क्या मिलेगी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी और 9,000 आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। गिफ्ट आपको मिला है, गिफ्ट मिला है आपको, और बताओ कैश गिफ्ट तो पूरा टैक्सेबल होता है। काइंड अगर 5,000 से ज़्यादा मिला है तो बच्चों वो भी पूरा टैक्सेबल होता है। 5,000 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, हाउएवर इसमें ऑल्टरनेट व्यू होता है, तो 5,000 वाली ज़्यादा वर्किंग नोट में लिख के आएंगे, बट एक बार मेन आंसर में आप 7,000 रुपये ही टैक्सेबल करेंगे। कुछ ऑथर बोलते हैं कि 5,000 रुपये भी माइनस होना चाहिए, बट अपन को 100% टैक्सेबल करना, 5,000 माइनस वाली बात वर्किंग नोट में लिखेंगे। ओके। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है ऑफिस टू रेजिडेंस और वाइस वर्सा। बच्चों ये हैंडीकैप्ड होता तो एग्जेम्पशन होती है, अगर ये हैंडीकैप्ड नहीं है तो किसी प्रकार की कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो बच्चों आप इसका क्या लगाएंगे टोटल लगाएंगे। तो एक बार टोटल आप जरूर लगा देना, मैं आपके लिए लगा रहा हूँ, फिर भी एक बार टोटल को आप क्रॉस चेक कर लेना। 3 लाख हमारी सैलरी इनकम हो गई, प्लस 33,600 प्लस 16,000 और प्लस वापस 16,009 और 7 और प्लस 12,000। बच्चों यहाँ पे आएगा 3,77600 और सेक्शन 16 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपये का। तो ये आंसर आएगा 327,600 आपका ये आंसर आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हाउस प्रॉपर्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी से है। देखो गौरव के पास एक घर है राजस्थान में, जिसका फेयर एंड 1.5 लाख रुपए और म्यूनसिपल वैल्यू 1,30,000 है। तो म्यूनसिपल कितना है 1,30,000। द हाउस वाज लेट आउट 1 अप्रैल 22 को लेट आउट किया 30 सितंबर 22 एट ए मंथली रेंट 5,000 रुपये पर मंथ, और फिर ये खुद के रहने के काम में आ रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन 6 महीने एसओपी है, 6 महीने लेट आउट है। उस केस में जो आरईआर होगी वो तो क्या होगा फेयर रेंट और म्यूनसिपल रेंट विच एवर हायर। तो बच्चों फेयर रेंट तो आरईआर तो आई 1.5 लाख और एक्चुअल रेंट केवल 6 महीने का आएगा, वो आएगा 30,000। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा है बच्चों 1.5 लाख रुपए तुम्हारी क्या आएगी जीएवी जो तुम्हारी आएगी वो आएगी 1.5 लाख। उसके अलावा आपने म्यूनसिपल टैक्स पे किया है, ये पेड हुआ है। लैंड रेवेन्यू है, ये आपको पता है सेक्शन 24 में केवल पहली बात तो कोई खर्चे अलाउड नहीं होते हैं, केवल म्यूनसिपल टैक्स अलाउड होगा अगर ओनर ने पे किया है। तो लेस म्यूनसिपल टैक्स कितना 13,000। तो हम 13,000 अगर लेस करते हैं तो ये बचता है 1,37,000। और फिर आपको यहाँ पे सेक्शन अंडर सेक्शन 24 में 2 डिडक्शन मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% का और एक मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो यहाँ पे अगर मैं 1.5 लाख में से 13 घटाऊँ तो 137 आएगा, 137 का 30% ये आएगा 4,11,000। और इंटरेस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ था, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज टेकन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 12,500। ओके। और रीपे द लोन, मिस्टर गौरव ने अनादर लोन लिया उस पर इंटरेस्ट दिया। बताओ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता, बट अगर पुराने लोन को पे करने के लिए नया लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट आपको अलाउड हो जाता है। तो 12,500 प्लस 6,500 बच्चों 19,000 रुपये का भी आपको क्या मिल जाएगा डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो 137 में से अगर आपने 4,11,000 लेस किया और 19,000 लेस किया तो 76,900 बताओ क्या होगा आपका लेस होगा। तो इसको बोलेंगे हम क्या
इनकम फ्रॉम क्या, हाउस प्रॉपर्टी, ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों का सही होगा ये भी क्वेश्चन। अब आता है मिस्टर गोपाल एक प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस का है और उसने पीएनएल अकाउंट दिया है। यहाँ पे 3 इनकम है और ये कुछ खर्चे दे रखे हैं यहाँ पे, और नीचे बोल रहा है कि बैड डेब्ट्स का रिटर्न ऑफ ये है, और एक एडमिशनल डेप्रिशन एज पर इनकम टैक्स ये है, और एक ये पॉइंट द assessee is running his business in rented property half of which is used by him for his own residence, और 2400 in the respect of entire houses including the rent rate tax, the balance 500 is on account of municipal tax paid for property given on rent। बच्चों ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और आपको केवल बिजनेस इनकम निकालनी है और किसी प्रकार की कोई टोटल इनकम नहीं निकालनी, और आपने 115 BSc ऑप्ट नहीं कर रखा है। आइए बच्चों करते हैं इसको। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, प्रॉफिट एच पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना है 180,150 लेस इनकम wrongly credited in P&L, इनकम wrongly credited in P&L। ये इनकम अदर सोर्स में जाएगी या हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। तो बच्चों जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है वो है 5350, ठीक है, और जो हमारा रेंट है वो है 5400, ये दोनों लेस होंगे। ठीक है, अब हम लेंगे एड एक्सपेंडिचर wrongly डेबिटेड इन P&L। ठीक है, ये अलाउड होगा। रेंट रेट और टैक्स को एक बार छोड़ दो क्योंकि इसके लिए पीछे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। सन्ड्री एक्सपेंस अलाउड होंगे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर्सनल खर्चे होते हैं ये अलाउड नहीं होंगे। तो 1880 ये अलाउड नहीं होगा, ये ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो होता है वो अलाउड नहीं होता है 1200 रुपये, लेकिन जो एक्चुअल बैड डेब्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है राइट ऑफ कर दिया तो वो यहाँ से लेस होगा, तो ये तो ऐड होगा वैसे लेस होगा। उसके बाद तो ये अलाउड हो गया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये अलाउड हो गया, ये अलाउड नहीं होगा और ये अलाउड नहीं होगा, 650 लेस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार ये अलाउड नहीं होगा। सैलरी अलाउड हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जिसमें 1790 लाइफ इंश्योरेंस, हम ये मान लें कि ये पर्सनल है 1790, तो बच्चों ये अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अलाउड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये अलाउड नहीं होगा। और जो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन दे रखा है वो क्वेश्चन में बता रखा है आपको 1600 रुपये। बच्चों 1600 रुपये क्या हो जाएगा, अलाउड होगा। ओके, अब हम बात करते हैं रेंट रेट एंड टैक्स, जिसके लिए स्पेशली कुछ पीछे बोला हुआ है। ये बोल रहा है द असेसी इज रनिंग बिजनेस इन रेंटेड प्रॉपर्टी। ओके, तो 2900 रुपये तुम्हारा था और रेंटेड प्रॉपर्टी पे चल रहा है, हाफ ऑफ विच इज यूज बाय हिम फॉर ओन रेजिडेंस। 50% उसके खुद के रेंट के काम में आ रहा है। ओके, जो रेंट पे कर रहा है 50% वो खुद के घर के लिए पे कर रहा है। रेंट ऑफ 2400 इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटायर हाउस इंक्लूडिंग द रेंट रेट, तो 2400 रुपये का जो रेंट है वो पूरे घर का है ना, जिसमें 50% बिजनेस का हो गया और 50% हो गया खुद के रहने के काम में। इसका मतलब 1200 अलाउड होगा और 1200 नॉट अलाउड। ओके, अब ये बोल रहा है कि जो बैलेंस 500 इन अकाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स पेड, द बैलेंस ऑफ 500 इन अकाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट, मतलब ये जो आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी इसका जो 500 रुपये है उसके अंदर इंक्लूड है। तो बताओ वो 500 तो हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड होगा, तो बच्चों वो तो बिल्कुल ही यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, है ना, तो वो तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होगा। तो एक तो ये डिसअलाउड होगा क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड होगा, बाकी जो 2400 में 50% पर्सनल है, तो बताओ केवल अलाउड कितना होगा 1200 रुपये। तो 1700 रुपये जो है ना बच्चों, इस केस में क्या होगा, डिसअलाउड होगा 1700 रुपये। ये एडजस्टमेंट कर लीजिए आप सारे के सारे। तो एक बार देख लेते हैं हमने सारे एडजस्टमेंट प्रॉपर किए हैं नहीं किए हैं। तो ये ले लिया हमने, ये लेस कर लिया, ये लेस कर लिया, और
1880 ऐड कर लिए, 1200 रुपये ऐड कर लिया, 650 लेस कर लिया, 1800 ऐड कर लिया, 1790 पर्सनल मान रहे हैं हम, ये कर लिया, और ये लेस कर लिया, और इनकम टैक्स के हिसाब से ये ऐड करेंगे, सॉरी, और इनकम टैक्स के हिसाब से क्या करेंगे, लेस करेंगे, और 1700 ऐड कर लिया। इसका टोटल लगा लीजिए बच्चों, टोटल में कोई मिस्टेक हो तो एक बार आप चेक कर लेना। 180,150 माइनस 5350 माइनस 5400 प्लस 1880 प्लस 1200 माइनस 650 प्लस 1800 प्लस 1790 प्लस 6400 माइनस 1600 प्लस 1700, तो ये आएगा 181,920। तो एक बार वापस देख लेते हैं, ये आया, ये लेस किया, ये लेस किया, 1880 ऐड किया, 1200 ऐड किया, 650 लेस किया, 1800 ऐड किया, 1790 ऐड किया, है ना, 6400 ऐड किया, 1600 लेस किया, और 1700 हमने ऐड किया, तो ये आया 181,920। टोटल बच्चों आप लगा लेना, ठीक है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों बीएनपी का। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कैपिटल गेन, मतलब इन्होंने ऐसा कोई हेड नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो, सभी से इन्होंने पूछा है क्वेश्चन को। चलिए, मिस्टर मनोज एक रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, और वो रिटायर्ड हो गया मार्च 22 को। ही सोल्ड ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, 60 लाख का उसने बेचा है, दिल्ली में बेचा है 3 फरवरी 23 को, इसका मतलब 22-23 में उसने प्रॉपर्टी को बेचा है। मिस्टर मनोज ने 2% कमीशन पे किया सेल प्राइस का, ठीक है, टू प्रीतम। द बिल्डिंग वाज, उसके पास ये बिल्डिंग उसके पास विल में आई थी, जो उसके फादर ने 5 अप्रैल 2000 में उसके पास विल में आई, और उसने ये कब खरीदी थी, मदर से आई उसके पास, और मदर ने यहाँ खरीदी थी। तो अपन होल्डिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब मदर के पास आया 18/12/1990, और इसने कब बेचा सर, इसने बेचा 3 फरवरी 23 को। सेल कंसीडरिंग कितना बेचा, 60 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 1 अप्रैल 2001 की, 5 लाख, और जिस दिन आपने बेचा उस दिन की एसवी वैल्यू 70 लाख है। तो आपको पता है यहाँ 50C लगेगा, वेरिएंस 10% से ज़्यादा है, तो सेल कंसीडरेशन कितना आएगा, 70 लाख, लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंस से 2%। 2% किसका लेना, सेल प्राइस का। आपको पता है ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कैपिटल के अंदर क्लास के अंदर सॉल्व किए हैं, एज इट इज़ वही क्वेश्चन आया, अपनी कॉपी उठा के देख लेना, वो क्वेश्चन हमने बहुत डिस्कस किए, वही क्वेश्चन आया है। 2% ऑफ 60 लाख आएगा यहाँ पे, तो बताओ वो होगा 1,20,000। तो ये आ गया 68,80,000। बच्चों ये कैलकुलेशन आप देख लेना, 2% यही आ रहा है ना, 60 लाख का 2%, 1,20,000, ये आया 68 लाख। अब अपन करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, कॉस्ट क्या लेंगे हम, प्रीवियस ओनर की लेंगे, कितनी है 1 लाख, बट 1 अप्रैल 2001 की मार्केट वैल्यू 5 लाख, तो यहाँ 5 लाख लेंगे। बेचने वाले साल कौन सा है, 331, तो यहाँ 331 लेंगे, और ख़रीदने वाला साल का क्या है, 100 रुपये, अच्छा वो लेंगे। इसके अलावा मनोज ने यहाँ अगस्त 22 में फॉरफिट किया था, 1 अप्रैल 14 के बाद जो फॉरफिट करते हैं बच्चों, वो अदर सोर्स की इनकम होगी, कैपिटल गेन में उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो कॉस्ट निकालो, 5 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय 100, तो बच्चों 16,55,000 क्या होगी, कॉस्ट होगी। ओके, और ये हमारा आ गया गेन। तो 68,00,00 माइनस 16,55,000, तो 52,25,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अच्छा, उसने घर बेचकर घर खरीदा, अगर आप घर बेचकर घर खरीदोगे तो बताइए क्या मिल जाएगी, 54 सेक्शन की क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन 2 साल या 3 साल में। तो उसने घर बेचा और घर बेचकर घर खरीदा, तो 3 फरवरी 23 को बेचा और 28 मार्च को खरीद लिया, तो उस केस में इसको यहाँ पे 30 लाख की क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। और उसने बॉन्ड खरीदे हैं,
बच्चों ये बॉन्ड आपने बेचेगा 3 फरवरी को और बॉन्ड खरीदे 6 महीने के बाद, तो अगर हम 6 महीने के बाद एग्जामेशन बेस्ड खरीदते हैं तो हमको किसी प्रकार की एग्जामेशन नहीं मिलेगी। तो बताओ आंसर क्या आएगा, 2225,000। तो 52,25,000 में से तो 688,000 में से 1655 अगर हम लेस करते हैं माइनस 30 लाख हम लेस करते हैं तो बच्चों आंसर आएगा 22,25,000 रुपये हमारा यहाँ पे गेन आएगा। ओके, और चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोनाली है और सोनाली ने आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकम निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको अदर सोर्स की इनकम निकालनी है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, बताओ आपको पता है पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट का वो 3500 रुपये तक एग्जम्प्ट होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा 0। ओके सर। विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट, तो अगर नेट लॉटरी है तो इसका मतलब 30% टीडीएस कट के आया होगा। तो आपको यहाँ पे ग्रॉस करके दिखाना है। तो 28840 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70, तो आपको लॉटरी इनकम दिखानी है 41,220। मोटर कार मिला है गिफ्ट एज ए फ्रेंड जिसकी वैल्यू 6 लाख है। मोटर कार इज नॉट ए स्पेसिफाइड एसेट्स, तो ये इनकम नहीं होगी। गिफ्ट की इनकम तभी मानते हैं जब स्पेसिफाइड एसेट नॉन स्पेसिफाइड पर्सन से मिला हो, लेकिन मोटर कार इज नॉट ए स्पेसिफाइड इसलिए ये इनकम नहीं है। कैश गिफ्ट मिला 15,000 ईच, तो बताइए ये हमारी इनकम मानी जाएगी। फ्रेंड इज नॉट रिलेटिव, तो ये हमारी इनकम मानी जाएगी। अनडिस्क्लोज इनकम, ये भी हमारी इनकम मानी जाएगी। और रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग, हमने सबलेटिंग किया तो सबलेटिंग वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाते हैं और उसको जो हमने पे किया खर्चा वो लेस होगा। तो बताइए 8,000 रुपये यहाँ पे इनकम आएगी, क्योंकि इनकम से कमाने संबंधित जो भी खर्चे होते हैं वो लेस होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, 41,200 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, तो 1,19,200 आपका आंसर आएगा। तो 41,200 60,000 41,200 60,000 10,000 और 18,000, तो ये टोटल आप देख लेना 1,19,200 आपका यहाँ पे आ रहा होगा। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। चलिए तो सैलरी से भी आया, हाउस प्रॉपर्टी से भी आया, बीएनपी से भी आया, कैपिटल गेन से भी आया, अदर सोर्स से भी आया। अब नाउ सेट ऑफ की बारी है। लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस, ये एग्जम्प्ट इनकम होती है और जो इनकम एग्जम्प्ट होती है एज पर सेक्शन 14A उसके लॉस या खर्चे अलाउड नहीं होते, तो ये तो कुछ नहीं होगा, ना सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ओके। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, तो ए इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम दिखाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्पेकुलेशन बिजनेस। अब हमने 9,72,000 की इनकम दिखाई है ना, और एक इनकम ये है कार रेस। तो बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसको हम कैजुअल इनकम बोलेंगे और आपको पता है कैजुअल इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता, तो ये 180 आएगा। तो सबसे पहले हमने बच्चों इनकम लिख ली, तो हमने 2 इनकम लिख ली, ये वाली और ये वाली। अब हम करते हैं सेट ऑफ। पहली बात तो ये वाला लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स। बताओ बच्चों एच पर 74A ये लॉस केवल खुद से सेट हो सकता है और ये 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। ये बात आपको वर्किंग नोट में लिखना जरूरी है, तो इसको रहने दो, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ये जो लॉस है, कोई इनकम अगर एग्जम्प्ट होती है तो उसके खर्चे या लॉस भी अलाउड नहीं होते, तो ये भी ना, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, तो इसको भी वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और एक है नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, तो पहले हम बिजनेस से लॉस सेट ऑफ कर लेंगे।
तो जनरल बिजनेस का लॉस इससे सेट ऑफ हो सकता है, तो ये 2.5 लाख रुपए सेट ऑफ हो गया। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी इससे स्पेकुलेशन से सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन आपको पता है एज पर सेक्शन 71(3)(a) हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से मैक्सिमम 2, तो यहाँ देते हैं अपन 9,72,000 -250 -2 लाख, तो ये इनकम आई 5,22,000 और प्लस 1,80,000 प्लस 1,80,000, तो 7,02,000 हमारी क्या आई, इनकम आई। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट। और कुछ अपन ने कुछ भूल तो नहीं गए बच्चों अपन? तो देखो ये साफ साफ बोल रहा है यू आर टोटल इनकम निकालनी है, और आपको क्लियरली मेंशन करना है कि कौन सा कैरी फॉरवर्ड होगा, कौन सा नहीं होगा। ही फाइल रिटर्न ऑफ इनकम एवरी ईयर ड्यू डेट पे भरा है और उसने इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रखा है। चलिए आगे, चलिए आगे बच्चों। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे सैलरी इनकम कितनी है? और अगर हम क्या हो जाएगी सैलरी?
डायरेक्ट टैक्स का पेपर